एवरीवन। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्वालिटी लास्ट टाइम से कहीं ज़्यादा अच्छी रहे। ये मैक्सिमम क्वालिटी है जो मैं दे सकता हूँ। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरी वीडियोस को कंपेयर ना करें किसी भी और से। ये बस मेरे स्टूडेंट्स को टीच करने के पर्पज़ से है। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। एक बात इससे पहले, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने चार्जेस के बारे में जान लिया है और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, चार्जेस का ट्रांसफ़र कैसे होता है, चार्जेस का ओरिजिन कहाँ से है, ये सब अब तक हमने किया है। ठीक है, तो अब एक बात वहाँ पे हमको क्लियर थी कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्सन एक तरीके का फोर्स है। तो मतलब कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स आप बोलते हैं। अब वो फोर्स तो एक्सर्ट करते हैं, पर कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था। और इसको एक्सपेरिमेंटली रिड्यूस किया किसने? कूलम्ब्स ने। कूलम्ब्स साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने दो चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं ये निकाला। अब ध्यान देना, कोई भी जब लॉ बनता है तो वो स्टार्टिंग में पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बनता है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट बॉडीज़ के लिए बनता है, वो पूरे सिस्टम या पूरी बॉडी के लिए नहीं बनता, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के लिए यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन है? पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे पास हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ज़रा सा जल्दी से बता देता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका खुद का साइज़ और इतना स्मॉल होता है, खुद का साइज़ जो है उनके डिस्टेंस से, उनके आपस के डिस्टेंस से, या वो जितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। उनका साइज़ उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको हम एक डॉट से भी दिखा सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट चार्जेस को। तो कोई भी लॉ जो बनता है वो पॉइंट चार्जेस के लिए बन रहा है या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। उसके बाद हम उसी लॉ को एक्सटेंड करके, ठीक है, बड़ी बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, उसके लिए अलग अलग कंसेप्ट लगाते हैं हम, ठीक है। तो कूलम्ब्स ने क्या किया, उसने लॉ दिया कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं। तो उसके ये सिमिलर है आपका ग्रेविटेशन वाले की तरह। अगर आपके पास दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, दो पॉइंट चार्जेस, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा, अब वो आपको पता है अट्रैक्शन कब होगा? जब अनलाइक चार्जेस होंगे। रिपल्सन कब होगा? जब लाइक चार्जेस होंगे। तो जो वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आल्सो जो ये आपके पास फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों को सेंटर को जो मिलाने वाला डिस्टेंस है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपके पास चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच में फोर्स जो है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब चार्जेस दूर दूर जाएंगे तो फोर्स आपके पास डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये निकाला गया था, यहाँ से आपके पास लॉ बना, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट लगाया हमने K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो K है, ये जो कांस्टेंट है इसकी एक फ़िक्स वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई, वो है 9 × 10⁹, ठीक है। K की वैल्यू है 9 × 10⁹। न्यूमेरिकल्स में ये आपके पास यूज़ होती है। इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब जो K है ये वैल्यू हम याद रखेंगे। K की वैल्यू है 9 × 10⁹। ये आपके पास ये आपके SI सिस्टम की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जो आपके पास K है ये ऑल्सो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप पढ़ते हो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट।
तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और के की वैल्यू 9 × 10⁹ तो यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁹ 4 पाई इसकी भी वैल्यू पता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 और जो के की यूनिट्स थी उससे जस्ट अपोजिट इसकी रिवर्स इसकी यूनिट हमारे पास। ठीक है, तो ये तो था आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी तक देखो फोर्स वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, पर हमने अभी तक बस इसका मैग्नीट्यूड ही लिखा है। के को मैंने रिप्लेस किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से और बाकी का एज इट इज़। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म बन गई कूलम्स लॉ की। ठीक है, अभी हम एप्सिलॉन नॉट पे आते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ठीक है, तो जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो इसका जनरल मीनिंग बताता हूँ, डिफाइन इसको बाद में करेंगे। जनरल मीनिंग मतलब कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपके पास। देखो जब भी कोई दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स निकाल रहे हो, एक Q1 है एक Q2 है और इनके बीच में फोर्स निकाल रहे हो, तो इनके बीच में जो मीडियम है अगर वो चेंज हो जाए तो क्या फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा। देखो अगर हम आपसे अगर बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपके पास दो मासेस होते थे, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते थे, तो आपके पास फोर्स होता था Gm1 m2 बाई डिस्टेंस का स्केयर। जब तक मास या फिर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो G जो इधर होता था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था। आप उन दोनों मास को किसी भी मीडियम के अंदर लेके चले जाओ, अगर उनका मास या डिस्टेंस उनके बीच में चेंज नहीं होता है तो फोर्स चेंज नहीं होता है, क्योंकि G इधर कांस्टेंट ही रहता है। पर कूलम्स लॉ के अंदर जो ये कांस्टेंट आ रहा है K दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये इसकी वैल्यू आपके पास मीडियम पर डिपेंड करती है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है और मीडियम के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये वो यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला कंसेप्ट इधर नहीं है। अगर चार्जेस का मीडियम चेंज कर दिया जाए तो ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है हमारे पास। ठीक है, तो अगर के की वैल्यू यही रहेगी आपके पास। अगर मान लो वैक्यूम की बात करते हैं तो दो चार्जेस Q1 और Q2 वैक्यूम में रखे हैं किसी r डिस्टेंस से। ठीक है, देखो एक्चुअली में अभी ये कंसेप्ट हमारा नहीं आया है, ये कंसेप्ट आपका जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेंगे तब आना था, तो थोड़ा सा उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है, जब एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आ जाता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज़ करेंगे। जब एक चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तब वो फोर्स उस पर एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है इंटरेक्ट दो चार्जेस जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। ठीक है, दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, तो अब वो किस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम से ही उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होना होता है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को उस मीडियम से ही पास होना होता है। अब मीडियम अगर जैसे मान लो वाटर है या और कुछ, वो खुद एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है आपके पास। ठीक है, अब एटम या मॉलिक्यूल्स में खुद भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, खुद भी चार्जेस होते हैं, वे चार्ज है तो उनका भी अपना फील्ड होता है। ठीक है, तो जब भी जो फील्ड लाइन आ रही होगी ये उसको कुछ ना कुछ रजिस्ट करता है। ये मीडियम, कोई भी मीडियम जब उसके अंदर से फील्ड लाइन क्रॉस होती है तो वो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज को रजिस्ट करने की। ठीक है, तो वैसे भी एक इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि कोई भी जो सिस्टम है वो अपने अंदर चेंज को अपोज करता है। तो ऐसे ही दो चार्जेस जो है अगर किसी मीडियम में रख दिया जाए तो इंटरेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस मीडियम से होके गुजरेंगी जो आपके पास इन दोनों के बीच में है। अब वो मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रजिस्ट करने की। ठीक है,
तो किसी भी मीडियम की फील्ड लाइंस को रजिस्ट करने की पावर को ही उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। वैसे नाम से तो ये पता चल रहा है परमिट करना, तो यहाँ से निकलना तो ये चाहिए था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट करता है, पर थोड़ा सा इसका नाम से उल्टा मतलब है। यहाँ से इसका मतलब है ये कितना फील्ड लाइंस के फ्लो को अपने अंदर से जाने से रोकता है या रजिस्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, अगर मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करूँ तो ये वो वैक्यूम की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने से रोकने की। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं, और वैक्यूम में इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं 8.85 × 10⁻12 है। ठीक है, अब ध्यान देना, वैक्यूम के अंदर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है उधर, तो वहाँ पर रजिस्ट करने वाले बहुत कम है, एक्चुअली में है ही नहीं, रजिस्ट करने वाले बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें हैं। तो जो ये रजिस्ट करने की पावर है वैक्यूम की सबसे कम होगी, ठीक है, बहुत लो होगी, तो उसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12। पर जैसे ही आप किसी दूसरे मीडियम में लेके आ जाते हो उन दोनों चार्जेस को, ठीक है, उन्हीं दोनों चार्जेस को सपोज करो आप वाटर के अंदर ले आए या किसी मेटल के अंदर लेके आ गए, तो वहाँ पे अपने एटम या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो उनकी रजिस्ट करने की पावर ज़्यादा है। तो किसी भी मीडियम की रजिस्ट करने की पावर ज़्यादा है आपके पास वैक्यूम से, ठीक है, रजिस्ट करने की पावर ज़्यादा है, तो मीडियम का जो ये एप्सिलॉन होगा ये हरदम एप्सिलॉन नोट से ज़्यादा होगा। तो एप्सिलॉन नोट जो है आपके पास, जिसकी जो वैल्यू हमने बताई थी 8.85 × 10⁻12, ये सबसे कम है। कोई भी मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ही रहने वाली है। तो आप से कभी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट निकालना चाहे तो एप्सिलॉन, अभी मैंने बताया एप्सिलॉन ये मीडियम की प्रॉपर्टी है सपोज करो, ठीक है, तो एप्सिलॉन m इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि वैक्यूम बहुत कम रजिस्ट करता है तो उसकी सबसे रजिस्ट करने की पावर सबसे कम, तो ये रेशो हरदम ही ग्रेटर देन 1 रहेगी आपके पास। ठीक है, मतलब कि एप्सिलॉन m इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, मीडियम की जो रजिस्ट करने की पावर है वो हरदम वैक्यूम से आपके पास ज़्यादा रहेगी। तो समझ में आया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या है, उस मीडियम से जाने वाली फील्ड लाइंस के फ्लो को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है उस मीडियम की। ठीक है, आप यहाँ से एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन भी निकाल सकते हो, एक 1 मार्क्स में कभी आ जाए तो, ठीक है, तो ये इजी सा है, आप कर सकते हो, चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो ये था कूलम्ब्स लॉ, ये इसकी कैसी फॉर्म थी, मैग्नीट्यूड फॉर्म, मतलब कि स्केलर फॉर्म। अब देखना कि कभी कभी आपकी कैलकुलेशन स्केलर से इजी हो जाती है, वरना आपके पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप फोर्स को एक वेक्टर फॉर्म में लिखकर भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी हम याद रखेंगे कि जब भी आपके पास 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन केसेस हो, 1 डायमेंशन जैसे मान लो बस 2 चार्जेस हैं और एक लाइन उनको ज्वाइन कर दी है, इस तरीके के केस हो गए। ठीक है, 2 डायमेंशन जैसे आपके पास स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इस तरीके के जो केसेस हो गए, ठीक है, वे आपके पास 2 डायमेंशन में आ गए। इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पर आपको डायरेक्शन को विजुअलाइज करना इजी है, ठीक है, आप देखकर ही पता कर सकते हो कि फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, ऐसे केस जहाँ पर डायरेक्शन विजुअलाइज करना इजी है वहाँ पर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज़ करेंगे, और ऐसे केस जहाँ पर डायरेक्शन विजुअलाइज करना इजी नहीं है वहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पर ही फोकस करके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट आपका 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इधर, क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोलता है आपके पास 2 चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 2q एंड 4q आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर। 2 चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड 2q है, एक का 4q है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। वेयर शुड ए चार्ज q बी प्लेस्ड सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये बोलता है आपके पास एक चार्ज है 2q और एक चार्ज है 4q,
और आपके पास एक और चार्ज है Q। इस Q चार्ज को कहाँ पर रखें इन चार्जेस के पास में, इस लाइन पे इधर इन दोनों के बीच में, या 4Q के राइट में या 2Q के लेफ्ट में, कहाँ पर रखें कि आपके पास जो सिस्टम है या फिर जो ये Q चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, अभी हमको पता है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स आपके पास 0 होते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ पे नेट फोर्स न्यूटन्स लॉ में भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ये निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और अब मैं इस प्रिंसिपल की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको जल्दी से बता देता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता था कि एक सिस्टम पर या एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस आपके पास लग रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी फोर्सेस F1 F2 F3 इस तरीके से लग रहे हैं, तो आपको जब भी नेट फोर्स निकालना हो उस सिस्टम पे, तो नेट फोर्स उस सिस्टम पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। ध्यान देना, वेक्टर सम मतलब कि डायरेक्शन को कंसीडर करके तब लगाना है, आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ देना। अगर दो वेक्टर्स के बीच में, दो फोर्सेस के बीच में कोई एंगल है तो आप वेक्टर्स लॉज को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब एक बात और, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हरदम नहीं लगा सकते। चार्ज में एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई कर पा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है, कोई भी फोर्स, ये कभी भी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होता। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नेवर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्जेस। ठीक है, किसी और चार्ज की प्रेजेंस की वजह से दो के बीच में लगने वाला फोर्स आपके पास चेंज नहीं होता। इसलिए तो आप जो फोर्स जो नेट निकालना होता है वो सब कहाँ ईजिली सम कर पाते हो आप। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगा सकते। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, एक 2Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो एक Q चार्ज को किधर रखें। तो आपके पास समझते हैं इस चीज़ को, देखो इधर 2Q चार्ज है, इधर 4Q चार्ज है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं। एक आपके पास 2Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है। सपोज करो मैंने उस Q चार्ज को 4Q के राइट में रख दिया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। एक बात तो तय है कि इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स है। ठीक है, तो अब देखो जब इसको राइट में रखा तो 4Q इस पे उस तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, पुश करेगा। ऐसे ही 2Q भी रिपेल करने वाला है, 2Q भी उस तरफ फोर्स लगाएगा। अब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या कभी उनके कैंसिल होने के चांस है? कभी भी नहीं। दो फोर्स कैंसिल तभी होंगे जब एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है, एक दूसरे से अपोजिट। पर ये तो दोनों ही एक डायरेक्शन में है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, तो आपके पास नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं बनने वाला। ठीक है, मैं मैथमेटिकल नहीं फिजिक्स देख रहे हैं इसकी, मैथमेटिक्स से तो हो ही जाएगा। तो वैसे ही हम कैलकुलेशन को ज़्यादा ना करनी पड़े, हमको हर तरफ के लिए सोल्व ना करना पड़े, इसलिए हम थोड़ा फिजिक्स से इसको समझ रहे हैं। अगर राइट में रख दिया होता तो इस पर सारे फोर्स राइट में लग रहे हैं जो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर एफ नेट अगर 0 नहीं होगा राइट साइड में, तो आपके पास उधर तो कभी इक्विलिब्रियम बनने वाला नहीं। अब हम इसको क्या करते हैं, लेफ़्ट में रख के देखते हैं 2Q के। ये 2Q था, ये 4Q था। अगर इसके लेफ़्ट में रख दिया तो फिर से 2Q इसको उधर धक्का देगा, पुश करेगा, ऐसे ही 4Q भी उधर पुश करेगा। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। कहीं इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाए तो वो अलग बात है, तो वो हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर भी आपके पास फोर्स नॉन जीरो रहेगा तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो 2Q के लेफ़्ट में या 4Q के राइट में तो इक्विलिब्रियम मिलने वाला नहीं। अब हमारे पास एक जगह बची दोनों के बीच में, तो एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम होने के चांस है या नहीं है। ठीक है, मान लो कहीं यहाँ कहीं पे अगर मैं रख देता हूँ, तो आप देखो 2Q इस चार्ज को रिपेल करने के लिए उस तरफ फोर्स लगाएगा, 4Q इस चार्ज को रिपेल करने के लिए इस साइड फोर्स लगाएगा। ठीक है, हालांकि 4Q हमको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब 4Q इस पर ज़्यादा फोर्स लगाने वाला है। तो 4Q ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, 2Q थोड़ा सा कम फोर्स से रिपेल करेगा।
ठीक है। तो चांस है कि इनके पास कभी, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे से अलग अलग है, तो चांस है कि वे कभी ना कभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बात और यहाँ से क्लियर है कि 4Q ज़्यादा रिपेल कर रहा है, तो जो ये Q चार्ज है इसकी तरफ तो कभी कैंसिल आउट होगा ही नहीं, इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस साइड से, तो ये थोड़ा सा इधर सरक जाएगा लेफ़्ट की तरफ। तो जो आपका बैलेंस पॉइंट मिलेगा हरदम स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ मिलने वाला है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल से भी देख लेंगे इसको। तो क्या इधर से कंसेप्ट आया कि अगर यहाँ पर जो चार्ज रखा है, यहाँ पे जो चार्ज रखा है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है और जो नेचर है दोनों का सेम है, ये वाला केस हम कर रहे हैं। एक 2Q है, एक 4Q है, मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर आपके पास दोनों ही पॉजिटिव है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है वो इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मिलेगा, और मिलेगा किधर, आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसमें क्लियर भी हो जाएगा कि हमको स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की तरफ ही ये मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। तो सपोज करो ये 2Q है, ये आपके पास 4Q है, टोटल 15 सेंटीमीटर आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस था। मान लो किसी भी एक चार्ज से आप x डिस्टेंस ले लो, मान लो जो वो Q चार्ज है हमने इस 2Q से x डिस्टेंस दूरी पर रख दिया। अगर 2Q से इसका x डिस्टेंस बचा तो दूसरी जगह कितना बचा, 15 - x, टोटल 15 था, इतना अगर x हो गया तो ये कितना बचा, 15 - x। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है कि इस चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स आपके पास 0 होंगे। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी 0। अब इस पर ध्यान दो, ये 2Q भी रिपेल कर रहा है, एक फोर्स तो ये हो गया, उसको आप F1 F2 जो भी नाम देना चाहो। ऐसे ही 4Q भी रिपेल करेगा। इस तरीके से आपके पास Q पर एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एक को आप हमने मान लिया कि F1 इज़ द फोर्स ऑन, कि एक को F1 मान लेते हैं जो 2Q की वजह से हुआ है, एक को F2 मान लेते हैं जो आपके पास 4Q की वजह से हुआ है। तो नेट फोर्स 0, F नेट शुड बी इक्वल टू 0, वेक्टर सम। तो हमने क्या बोला था, इस Q पर इस तरफ F1 है, इस तरफ F2 है, तो किसी एक साइड को पॉजिटिव ले लो, नेट फोर्स 0 करना, तो वेक्टर सम मतलब कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इधर से देखो, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो F1 जो फोर्स था वो Q और 2Q के बीच में था। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था K इंटू में चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्केयर, और वहाँ से डिस्टेंस कितना था, x स्केयर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा फोर्स था वो था 4Q और Q चार्ज के बीच में, तो इसका फॉर्मूला बनेगा K इंटू 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, 15 - x का स्केयर। अब इधर जो हमारे पास ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि एक फोर्स इस तरफ था, एक फोर्स इस तरफ था। अगर आप इस तरफ के फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हो तो इस तरफ का फोर्सेस आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है और हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वेक्टर सम करना होता था। तो वेक्टर सम करेंगे तो डायरेक्शन मैटर करेगी आपके पास। ठीक है, तो इस सम को आप 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखेंगे, इसके बाद आपके पास इनको मल्टीप्लिकेशन कर ली हमने और उसको राइट साइड में ले गए। फिर आपके पास KQ स्केयर से KQ स्केयर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2/x स्केयर डिवाइड इक्वल टू 4/15 - x स्केयर। अब कुछ बच्चे इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, इन दिस केस तो आपके पास इसको सोल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाएं, आप डायरेक्ट ही दोनों तरफ स्केयर रूट ले दें। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर रूट ले दो,
तो यहाँ पे तो आपके पास √2/x बच जाएगा, इधर 2/15 - x बच जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा x का वो आ जाएगा 6.20 सेंटीमीटर। अब एक बार ध्यान दें जल्दी से, आपके पास ये 2q था, इससे x की वैल्यू निकल के आई 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर मैं चार्ज को रख दूँ, ठीक है, और ये दूसरे वाला कितना बचा, ये बचा आपके पास 15 - 6.2, ठीक है, और ये लगभग आपके पास 8.8 बच गया। तो हमने पहले ही फिजिक्स से ये समझ लिया था कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलने वाली है वो आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की ज़्यादा पास मिलेगी। तो जो ये क्यू चार्ज की इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है, वो 4q से तो देखो 8.8 सेंटीमीटर दूर है, और 2q से 6.2 सेंटीमीटर, तो मतलब ज़्यादा किसके क्लोज है, 2q के, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो इस बात को हम याद रखेंगे कि आपके पास जब भी कभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग है और नेचर सेम है, चाहे वे माइनस में हो चाहे प्लस में, क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर आपके पास सेम है, तो हरदम आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ इक्विलिब्रियम मिलेगा और इन बिटवीन द चार्जेस मिलेगा, ठीक है, इन बिटवीन द चार्जेस और स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के पास हरदम इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसी में एक केस हो गया हमारे पास जब मैग्नीट्यूड डिफरेंट था और नेचर सेम था। इसके अलावा कई सारे हम इसके अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमने दिया, अब की बार चार्जेस है इन, क्वेश्चन क्या है, इन अबोव क्वेश्चन, जो पिछले वाला क्वेश्चन है, इफ़ चार्जेस आर, अब की बार एक +4q है, एक -2q है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा। अब की बार चार्ज क्या है, जो इधर प्लस का था वो माइनस का कर दिया मैंने, और इस तरफ आपके पास प्लस का ही है 4q। अब की बार चार्ज को किधर रखें कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिले। तो इसमें तीन तरीके ट्राई करने से पहले कि 4q के राइट में रखें या 2q के लेफ़्ट में रखें या इन बिटवीन रखें, पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स से इसको समझ लेते हैं कि किधर रखा जाएगा, कहाँ रखने से आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। तो देखो, इसको चेक करने के लिए सीधी सी बात है, आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलो, अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती दिखती है, मतलब देखो अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन या तो ये हो या फिर दोनों की डायरेक्शन ये हो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपके पास इक्विलिब्रियम मिलने के तो चांस है ही नहीं। तो आपके पास किसी भी पॉइंट पर एक फोर्स इस तरफ होना चाहिए, एक फोर्स इस तरफ होना चाहिए, उसी जगह पे आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। तो आपको बस ये चेक करना है, किसी भी जगह पे जहाँ पर इक्विलिब्रियम है वहाँ पर लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन देख लो। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इक्विलिब्रियम मिलने के चांस है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, दोनों एक ही तरफ है, एक ही साइड है, तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको बस ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। तो एक बार इधर भी देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या है, आपकी बार एक 4q है, एक आपके पास -2q है। लेट्स चेक इन बिटवीन। अगर उस q चार्ज को बीच में रख दिया जाए तो देखो 4q का काम है उसको रिपेल करने का, क्योंकि ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इस साइड, ठीक है। ऐसे ये नेगेटिव का, आपकी बार नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट, मतलब 2q उसको खींच रहा है इस साइड, तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में हो गए। ये 4q ने इधर रिपेल किया, ये 2q ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं। एक डायरेक्शन में फोर्सेस कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी बीच में, तो ठीक है, ये बात तय होगी कि बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी। अब हम इसको 4q के लेफ़्ट में देख लेते हैं। अगर 4q के लेफ़्ट में रखा हो तो देखो 4q ने तो फिर से पुश करना है, इसको रिपेल करना है, तो ये इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर देगा। 2q को उसको खींचना है, 2q अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन इधर दोनों की अपोजिट हो गई है, एक आपके पास इस तरफ है जो 4q की रिपल्सन है, और ये 2q की अट्रैक्शन है वो इस तरफ है। पर आपको पता है कि जो आपके पास जो ये फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है।
एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 4Q का ज़्यादा है, मतलब 4Q पहले ही ज़्यादा ताकत लगा रहा था। दूसरा 4Q वाले केस में 4Q के लेफ्ट में चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हो कि जो 4Q ने इधर लेफ्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाया था, ये इस 2Q के लगाने वाले फोर्स से कहीं ज़्यादा है। मतलब 2Q की जो अट्रैक्शन है इस तरफ वो बहुत स्मॉल है, और जो 4Q की जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कभी बैलेंस होंगे ही नहीं। 4Q बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली रिपेल कर रहा है, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी कम है उस चार्ज से, प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ताकत से रिपेल करेगा, और डिस्टेंस भी कम है इसलिए ज़्यादा ताकत से रिपेल करेगा। और 2Q का पहले ही मैग्नीट्यूड कम था और ज़्यादा दूरी पर भी है, तो इसका असर कम दिखेगा। तो ज़्यादा असर किसका दिखेगा? 4Q का, और उसका असर क्या है? रिपेल करने का। तो ये वाला जो इधर वाला फोर्स है लेफ़्ट साइड का, ये हरदम ही राइट वाले से ज़्यादा रहेगा, तो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर कैंसिल आउट नहीं होंगे तो आपके पास इधर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो लेफ़्ट में भी नहीं मिली, इन बिटवीन भी नहीं मिली। फिर से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। मैग्नीट्यूड तो 2Q का ही स्मॉलर है ना हमारे पास, इसी के साइड, इसके राइट साइड में देखते हैं उधर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास 4Q था, ये -2Q था। अगर चार्ज को इधर राइट साइड में रख दिया जाए तो अब देखो 4Q उसको उधर रिपेल करेगा, 2Q उसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अब की बार देखो 4Q, हाँ हम मानते हैं 4Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पर अब की बार इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया, और क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स आपके पास कम हो जाएगा। तो 4Q का जो 4Q से वो चार्ज इतने दूरी पे रखा है कि उसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो उस पर कम लगेगा। ठीक है, और 2Q उसके ज़्यादा पास है, 2Q में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, तो 2Q का फोर्स उस पर ज़्यादा लग रहा है। तो चांस है हमारे पास कि उधर वाला फोर्स जो कि 4Q की वजह से था, जो कि स्मॉलर हो गया अभी डिस्टेंस की वजह से, और इधर वाला चार्ज जो डिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा है, ये इक्वल होने के चांस है। मैं ये नहीं बोलता कि ये इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो हमारा हम मैथमेटिक्स से पता करेंगे कि आएगा या नहीं आएगा आंसर, पर चांस है कि राइट साइड में ये दोनों फोर्सेस कहीं ना कहीं किसी डिस्टेंस पे जाके बैलेंस हो जाए। अगर बैलेंस हो गए तो एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात तय होगी, ना हम इसको बीच में रखेंगे, ना हम इसको लेफ़्ट में रखेंगे, हम इसको राइट में रखेंगे। हम इसको सोल्व करके भी दे सकते हैं बीच में रख कर भी, तो आपका आंसर देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे एक बार कि आंसर किस तरीके से आता है हमारे पास। ठीक है, फिलहाल मैं अभी इसको पहले राइट से सोल्व कर रहा हूँ, बीच में या लेफ़्ट में रख के आप सोल्व करके होमवर्क में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4Q ये ले लिया हमने, ये हमने -2Q रख लिया, और इधर आपके पास राइट साइड में हमने उस चार्ज को रख लिया। फिर से इन दोनों के बीच में 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और वो चार्ज हमने मान लिया लेट द चार्ज इज प्लेस्ड x डिस्टेंस टुवर्ड इन द राइट साइड ऑफ द 2Q चार्ज। ठीक है, अगर 2Q से ये x डिस्टेंस है तो अब की बार ये 4Q से कितना हुआ? 15 + x, तो ये डिस्टेंस हो गए। फिर से आपको दोनों फोर्सेस जो नेट फोर्स है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके आनी है तो नेट फोर्स ऑन Q शुड बी 0। तो वेक्टर सम जो आपके पास है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी 0। तो फिर से आपके पास उस चार्ज पे एक तो 4Q की वजह से इस तरफ फोर्स है, एक 2Q की वजह से इस तरफ फोर्स है। तो मान लो इसको F1 बोलता हूँ, मैं इसको F2 बोलता हूँ, तो वेक्टर सम ऑफ F1 और F2 विल बी इक्वल टू 0। तो हम F1 लिख लेंगे, F2 लिख लेंगे। ध्यान देना एक राइट में है एक लेफ़्ट में है, तो ये दोनों एक दूसरे से घटने वाले हैं। तो F1 - F2 शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप बोल सकते हो F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो एक फोर्स तो आपका लगाया था 4Q चार्ज ने, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K × 4Q × Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केल, और 4Q और Q के बीच में डिस्टेंस था 15 + x। इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा K × 2Q × Q डिवाइडेड बाई x का स्केल। ध्यान देना, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं यहाँ पे 2Q को नेगेटिव क्यों नहीं लिया। ठीक है, 2Q को नेगेटिव क्यों नहीं लिया? नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन सिर्फ आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन या डायरेक्शन को शो करने के लिए दिखाया जाता है।
ठीक है। और वो डायरेक्शन हम ऑलरेडी ये जो वेक्टर सम किया था हमने उसमें शो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब दोबारा दिखाने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अगर डायरेक्शन विजुलाइज करना इजी है तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म ही यूज़ करना। और यहाँ पे इजीली विजुलाइज हो रही है कि एक राइट में है एक लेफ़्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे से घटना ही है, हमने इजीली सीखा हुआ है ये आपके पास, ठीक है। वेक्टर्स जो सम हमने सीखा था, दो वेक्टर्स को ऐड करना, अगर दोनों वेक्टर एक ही लाइन में एक्ट करते हैं तो उनको नॉर्मल स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दिक्कत तब आती थी जब दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल हो आपके पास, तब आपको वेक्टर्स लॉज ही ओबे करने पड़ते हैं, आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें बस आपने उन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे देखो इक्वल किया, ठीक है। इक्वल करने के बाद फिर से पिछली बार की तरह कैलकुलेशन करेंगे, के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया। बस लास्ट वाले क्वेश्चन में 15 माइनस एक्स था, अब की बार इधर 15 प्लस एक्स है। तो आंसर आया आपका एक्स की वैल्यू आई प्लस 35.84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि जो 2Q चार्ज है उससे 35.84 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए राइट साइड में, तो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो फिर से आपके पास क्या आया कि मैग्नीट्यूड अलग है और नेचर भी अलग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस एक बार मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, ये आपको एक पेज पे मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और नेचर भी सेम नहीं है, नेचर भी डिफरेंट है मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो आपके पास केस क्या बन रहा है, इसका क्या बन रहा है कि आपके पास बिटवीन में तो मिलेगा नहीं, जो चार्जेस के बिटवीन में तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। तो आंसर किधर आएगा, जो आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड है चार्ज का, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की साइड में मिलेगा आपको, ठीक है। बीच में दोनों चार्जेस के बीच में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। जो आपके पास हायर मैग्नीट्यूड है उसकी भी साइड में नहीं मिलेगा। आंसर आपको हरदम जो आपके पास कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उस वाली साइड में ही मिलेगा, उसकी अगर वो लेफ़्ट में है तो उसकी लेफ़्ट साइड में मिलेगा, अगर वो राइट में है तो उसकी राइट साइड में इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन से आंसर मिला। एक बार इसको चेकआउट भी कर सकते हैं हम बीच में निकाल के देख लेते हैं मैथ से और देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है या नहीं। अगर इसी क्वेश्चन को बीच में निकालने के लिए करते हैं, देखो एक आपके पास 4Q है, ये 2Q है माइनस का, सपोज करो वो Q चार्ज यहाँ कहीं रख दिया, फिर से हमने मान लिया कि 2Q से इसका x डिस्टेंस है, तो आपका 4Q से कितना बचा 15 माइनस x डिस्टेंस, ठीक है। फिर से अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो नेट फोर्स जीरो होने हैं, तो F1 प्लस F2 का सम शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आने वाला है हमारे पास। अब F1 और F2 को एक बार चेक करते हैं, ठीक है। आपके पास 4Q है और माइनस 2Q है, ये Q चार्ज रखा है। 4Q ये पॉजिटिव, इन दोनों ने क्या करना है, रिपेल करना है, तो 4Q उसको धक्का देगा उस साइड, तो ये तो आ गया आपके पास F1, ठीक है। 2Q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किधर करेगा, अपनी साइड, ये 2Q ने अट्रैक्ट कर लिया अपनी ही साइड, ये आ गया आपके पास F2। ध्यान देना दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो जो हम F1 प्लस F2 करते थे, दोनों वेक्टर सम जब आप कर रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो आपके पास F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस का F2, ठीक है। जो F1 आएगा वो आपके पास माइनस का F2 के बराबर आएगा। तो जो आपका आंसर चल रहा था इसमें आपके पास इधर एक माइनस साइन आएगा, इधर एक माइनस साइन आएगा, जो भी आंसर सोल्व होके आएगा, देखिए कैलकुलेशन तो यही रहने वाली है, जो आपके पास x आएगा वो माइनस का 35.84 सेंटीमीटर आएगा, और x में नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये उल्टी डायरेक्शन में देखना है आपको। जो हमने 4Q और 2Q के बीच में इधर x मानना था लेफ़्ट में, वो लेफ़्ट में x ना हो गए, इससे राइट साइड में x, ठीक है। हम सबको पता ना x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, तो अगर हमने इस तरफ का पॉजिटिव ले रखा था तो उससे दूसरी साइड वो आपके पास नेगेटिव होगा। तो आंसर वही आ गया कि 2Q के राइट में आंसर आएगा, माइनस साइन ये शो करना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपका उस तरफ शिफ्ट होगा। देखो मैथमेटिक्स जो है फिज़िक्स को पढ़ने के लिए एक पावरफुल टूल है, पर मैथमेटिक्स हमको कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स आपको चीज़ों को समझाता नहीं है, वो आपको फिज़िक्स समझाती है, मैथमेटिक्स बस आपको आंसर देता है।
उस आंसर को समझना कि वो आंसर का मतलब क्या बनता है, वो फिज़िक्स का काम है। तो जैसे इधर x नेगेटिव आया तो उसका मतलब क्या है, 2q के राइट में स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ, ठीक है, उधर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 4q के लेफ्ट में भी करके चेक कर सकते हो, x डिस्टेंस आप किसी से भी मान के चेक कर सकते हो, आंसर यही रहेगा। तो हमारे पास अभी तक 2 केस हो गए। दोनों केस, फर्स्ट केस था आपके पास अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, और नेचर सेम है। अगर नेचर सेम है, ये याद रखेंगे, नेचर सेम है, तो इन बिटवीन द चार्जेस मिलेगा और स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, नेचर अब की बार डिफरेंट है, तो नेचर डिफरेंट होगा तो इन बिटवीन तो मिलने से रहा। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी आपके पास डिफरेंट है, तो आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है उसकी साइड मिलेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, और वहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो ये हरदम ही आपको एट द मिड पॉइंट मिलेगा। इनके मिड पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दो, हरदम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। जैसे अगर दोनों प्लस के हैं या आपके पास दोनों माइनस के हैं, तो आपके पास मिड पॉइंट में ही जाके आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। जैसे करके देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो 2q रखा है, इधर 2q रखा है, और एक बीच में q रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो डेफिनेटली फोर्स जो लगने वाले हैं वे सेम होंगे। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे उस तरफ, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे इस तरफ, और दोनों ही सेम फोर्स से रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है। तो दो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, दो इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली आप अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये इधर अट्रैक्ट करता, ये इधर अट्रैक्ट करता, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, अभी भी ये अपोजिट ही डायरेक्शन में है, तो चार्ज कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 रहेंगे, तो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। तो ये केसेस मैंने सारे इधर रख दिए। फर्स्ट वाला केस क्या है आपके पास, ये अगर आपके पास चार्जेस जो हैं, अगर चार्जेस जो हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड में और नेचर में, तो जो मिड पॉइंट पे आपको पास इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर नेचर तो सेम है पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ, और लाइन जो जिस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं उनके बिटवीन में मिलेगा आपके पास कहीं पे। ठीक है, थर्ड वाला केस भी हम कर चुके हैं, अगर मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर आपके पास डिफरेंट। हाँ, थर्ड वाला केस रहता है, इसको देख लेते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड तो सेम है, आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे आपके पास दोनों ही प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और आपके पास नेचर डिफरेंट है, एक प्लस का है और एक आपके पास माइनस का है। ठीक है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। अब आपसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछा है, तो अगर देखो मान लो चार्ज आप मिड पॉइंट पे रखते हो, तो प्लस क्यू उसको, मान लो ये क्यू चार्ज रख दिया, तो प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर आपने माइनस क्यू के राइट में रख दिया, तो माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और प्लस क्यू उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू के आपने राइट में रख दिया, तो देखो एक बार, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, पर फिर से माइनस क्यू वाले का डिस्टेंस जो है वो आपके पास लेस है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कम है तो इसका फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अगर ये फोर्स माइनस क्यू वाला ज़्यादा है इस तरफ वाला, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं होगा दूसरे वाले वीक फोर्स से। इसी तरीके से प्लस क्यू के अगर लेफ्ट में रखोगे तो सेम केस बनेगा, जो कि कभी बैलेंस नहीं होंगे।
तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर नेचर डिफरेंट है, तो कहीं भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। और लास्ट वाला केस हम पढ़ चुके हैं, आपके पास नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफरेंट है, जो हमने अभी किया था 4q और -2q वाला। तो आपका आंसर लाइन जॉइनिंग पे तो कभी नहीं आएगा क्योंकि नेचर डिफरेंट है। आंसर आता है आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाली साइड पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 4 केस थे इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के। इनमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कोई भी 2 चार्जेस का पेयर दे देंगे और पूछेंगे इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, राइट में मिलेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ मिलेगा या हाइयर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी सा है, कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। 2 इक्वल चार्जेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड Q दे रखा है और इनके बिल्कुल सेंटर पर एक चार्ज Q रखा है, ठीक है, सेंटर पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्मॉलर चार्ज। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखो एक बात याद रख, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो तो मिड पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। मिड पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होंगे, मतलब कि जो Q चार्ज इन्होंने स्टार्टिंग में ही मिड पॉइंट पे बोला है ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। एक बात तो आपको स्ट्राइक कर जानी चाहिए, ठीक है। पर एक क्वेश्चन में ध्यान दो, इन्होंने बोला कि सो दैट दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन तीनों चार्जेस से मिलके बना है, तो तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में लाना है। उसको इक्विलिब्रियम में अगर आपको लेके आना है तो वही नेट फोर्स जो है वो पूरे सिस्टम पर चेक करने और पूरे सिस्टम पर 0 करना है आपने, ठीक है। किसी एक चार्ज पे अगर आप 0 करते हो तो वो खाली वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आप सब पर 0 करते हो तो पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। तो हम किसी एक पे निकाल लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपके पास एक Q चार्ज है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे अनदर Q चार्ज है और एक Q चार्ज इधर है। तो सपोज करो दोनों Q चार्जेस के बीच में डिस्टेंस था 2x, तो ये मिड पॉइंट था तो ये भी इससे भी x डिस्टेंस पे है, इससे भी x डिस्टेंस पे है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब यही है भाई, आप कोई भी डिस्टेंस मान लो तो उसका हाफ ऑफ ये आपके पास रहेगा। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए मेरे को किसी भी एक चार्ज पर सारे जो फोर्स उस पर लग रहे हैं उनको 0 करना है। इस पे हमें ऑलरेडी पता है 0 है, और ये वाला चार्ज ले लो तो ये वाला चार्ज ले लो, एक ही तरीके की कंडीशन है, उतने ही डिस्टेंस पे रखा है, उतना ही मैग्नीट्यूड है, तो किसी एक पे कर लेते हैं। इस पर तो पहले 0 है पता है, ठीक है, इस के ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखो, पहले आपको नेट फोर्स 0 करने हैं तो आपको पता तो होना चाहिए फोर्स लगा कौन कौन रहा है और कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो इसके ऊपर आपके पास एक तो ये वाला कैपिटल Q लगा रहा है फोर्स, और एक जो ये बीच वाला है ये वाला फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इस Q ने उस Q पर फोर्स लगाया, दोनों के बीच में 2x का डिस्टेंस था, तो इनके फोर्स कितना होगा आपके पास, आप सभी को फॉर्मूला पता है, 2Q1 Q2 डिवाइड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्केयर। एक फोर्स तो ये रहने वाला है। दूसरा फोर्स आपके पास एक स्मॉल Q था, ये आपके पास कैपिटल Q है, और ये आपके बार खाली x डिस्टेंस पे रखे, तो इनके बीच में फोर्स KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, ये वाला बनने वाला है, ठीक है। अभी अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोर्स, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सारे फोर्स रिपल्सन नेचर के, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को पुश कर रहे, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो इजीली आपके पास डायरेक्ट आपके पास जुड़ जाएंगे फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने फोर्सेस लिखे थे, एक आपके पास स्मॉलर Q की वजह से, एक कैपिटल Q की वजह से, दोनों को जोड़ के 0 किया। इनको दोनों को जोड़ के 0 करेंगे आपके पास, तो 1/4πε0 1/4πε0 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया, एक Q भी आपके पास कैंसिल आउट होगा, तो बचा आपके पास Q, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बचा। इस तरफ आपके पास बचा कैपिटल Q और 2 का स्क्वायर 4, तो Q इजिकल टू 0, तो यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू आई -Q/4।
पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है, आपके पास जो क्यू चार्ज आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख रहे हो उसका मैग्नीट्यूड माइनस का Q/4 होना चाहिए। ध्यान देना, अगर आपसे खाली ये पूछा जाता कि ये दोनों क्यू चार्ज हैं और इनके मिड पॉइंट में एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, इस स्मॉल क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। तो ध्यान देना, हमको पता है कि जब भी दो चार्जेस आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के तो उनके मिड पॉइंट पे तो हरदम ही इक्विलिब्रियम कंडीशन रहनी है। तो नो मैटर वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज दिस विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता था, ये चार्ज यहाँ पे इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, ठीक है। पर इसका मैग्नीट्यूड क्यों निकालना पड़ा हमको, क्योंकि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना था। तो नेट फोर्स इस पे भी जीरो, नेट फोर्स इस पे भी जीरो, नेट फोर्स इस पे भी जीरो, सब पे करने हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में इसका तो हमको पहले ही पता था इक्विलिब्रियम में है, हमने इस वाले पे निकाला। अगर ये मैग्नीट्यूड कुछ अलग होता तो इस वाले पे भी निकालना पड़ता, इस वाले पे भी निकालना पड़ता, ठीक है। फिर वर आपको अगर क्वेश्चन में इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखे तो इस पर भी नेट फोर्स जीरो करके दिखाना पड़ेगा, इस पर भी, तीनों पर। फिलहाल हमारे पास ये इक्वल चार्जेस थे तो बीच वाले का ऑटोमेटिकली हो गया, और लेफ़्ट राइट की दोनों तरफ की कंडीशंस आइडेंटिकल है तो आप किसी भी एक पर निकाल कर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड Q/4 के बराबर होगा, तो आपके पास इक्विलिब्रियम में रहेगा आपके पास पूरा सिस्टम, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है आपके पास 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q, सबका ही मैग्नीट्यूड Q है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट इट्स सेंट्रोइड। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस पर हर एक जगह पे Q चार्ज रखे हैं, इसके सेंट्रोइड पर भी एक Q चार्ज रखा है, पर इस सेंट्रोइड O पर आपको नेट फोर्स बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आप एक यहाँ से एक रिज़ल्ट नोट रखेंगे, और वो रिज़ल्ट ये रहेगा कि आपके पास कोई भी रेगुलर बॉडी हो, ठीक है, रेगुलर शेप बॉडी उसको बोलते हैं जिसकी सब साइडें इक्वल हो और जिसके सब एंगल भी इक्वल हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड बराबर और सारे एंगल आपके पास 60 डिग्री के रहते हैं, ठीक है। ये एक रेगुलर बॉडी गिना जाएगा। आपके पास एक स्क्वायर हो गया, और सारे चार्जेस भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ठीक है। आपके पास स्क्वायर हो गया तो वो भी एक रेगुलर बॉडी होगी आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन भी हो सकता है, इसके वर्टिसेस पे सारे चार्जेस इक्वल रखे हो। ऐसे केस में इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उस पर नेट फोर्स हरदम ही जीरो आएगा, ठीक है। रेगुलर बॉडी जिस पर सारे चार्जेस इक्वल रखे हों वर्टिसेस पर, ठीक है, और जिसकी सारी साइड बराबर हो, जिसके सारे एंगल्स बराबर हो, तो उसके सेंटर पर हरदम नेट फोर्स आपके पास जीरो आएगा। हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर आपको जीरो प्रूव करके दिखा देंगे। तो ये वाला हम कर रहे हैं। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर Q चार्ज, सेंटर पर Q चार्ज, और आपको इस पर नेट फोर्स आपका निकालना है, ठीक है। तो देखो, पहले इस पर पता तो हो नेट फोर्स लगा कौन रहा है। तो एक ये Q चार्ज, एक ये Q चार्ज, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। फोर्स दोनों ही पॉजिटिव है तो रिपल्सन नेचर का होगा, मतलब इस तरफ वो वाला चार्ज इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ। ऐसा ही ये लेफ़्ट वाला चार्ज उसको उधर राइट की तरफ पुश कर रहा है। इसी तरीके से ये Q2 भी ये वाला चार्ज भी इसको उस तरफ पुश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, ठीक है, इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, क्योंकि वर्टिसेस से सेंट्रोइड के डिस्टेंस है, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस बराबर है, और सभी चार्जेस Q मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड भी बराबर, डिस्टेंस भी बराबर, तो आपके पास जो लगने वाला फोर्स है वह भी सबके बराबर होंगे। तो जो ये तीनों फोर्स हमने बात करें F1, F2 और F3, सपोज करो इनको हम F बोल लेते हैं, और ये सारे आपके पास बराबर होंगे। तो किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तीनों का निकल आएगा। तीनों सेम क्यों है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना हमको। सेम इसलिए है क्योंकि सारे डिस्टेंसेस आपके वर्टिसेस से हैं सेंट्रोइड तक के, तो R आपके पास डिस्टेंस सेम है।
और सारे ही चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके पास मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला था कूलम्ब्स लॉ में, तो वो भी आपके पास तीनों के लिए सेम आएगा। तो ए के वजह से हमने फोर्स मानना है नीचे की तरफ F1, इसकी वजह से उस तरफ F2, इसकी वजह से F3। अब ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ध्यान देना सारे एंगल 60 के हैं। ये वाले एंगल 60 के, तो ये कितने कितने के रहेंगे आपके पास 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, तो F1 और F2 एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हो F2 और F3 भी 120 पर, और F1 और F3 भी 120 डिग्री पर एक दूसरे से एक्ट कर रहे हैं। तो वही आप कोई भी एक फोर्स लिख लो, मान लो F1 मैं लिख रहा हूँ या F2 लिख रहा हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन, सेंटर पर भी क्यू चार्ज है, वर्टिसेस पर भी क्यू चार्ज है, डिवाइड में डिस्टेंस का स्केल। अब ये डिस्टेंस कौन सा है, या सेंट्रोइड से किसी एक वर्टिसेस का, या BO मान लो, या आप AO मान लो, या आप CO मान लो, ये डिस्टेंस है। तो मेन मुद्दा हमारे पास अभी ये डिस्टेंस निकालने का, तभी तो आपके पास फोर्स आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगा तभी तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हमको पता चलेगी। तो हमको सेंट्रोइड से किसी एक वर्टिसेस का डिस्टेंस, वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि उसकी जो साइड्स होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका 1/√3 टाइम्स। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है सेंट्रोइड से किसी भी एक वर्टिसेस का। पर हम इसको निकाल के सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है, यहाँ से ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए। ठीक है, सपोज करो इसको B नाम दे दिया, ये O दे दिया, तो ये BO डिस्टेंस मेरे को चाहिए। ये साइड आपके पास टोटल कितनी थी L। आपके पास पूरा एंगल 60 डिग्री था, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो इतना सा कितना बचा आपके पास 30 डिग्री। मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये आपके पास इसको हाफ में डिवाइड कर देगा इस लाइन को, तो ये बचा आपके पास L/2। ठीक है, मेरे को O भी चाहिए, मेरे पास बेस है, मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए और एंगल भी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को जोड़ने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करूँगा कोस। ठीक है, तो मैं cos 30 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ इस ट्रायंगल में, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 विल बी इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई OB। ठीक है, तो ये इधर हमने किया हुआ है, cos 30 इज इक्वल टू L/2 डिवाइड बाई OB को हमने सपोज करो x मान लिया। तो x से अगर यहाँ से निकालेंगे तो L/2 डिवाइडेड बाई cos 30 आपके पास √3/2 है, तो x की वैल्यू आ गई L/√3। तो किसी भी एक वर्टिसेस से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस आपके पास उस ट्रायंगल की साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई √3 होता है। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने इस फोर्स में उस डिस्टेंस की जगह डायरेक्ट L/√3 यूज़ किया, उसका स्केयर भी होता है। तो आपके पास ये आ गई फोर्स की वैल्यू 3q² डिवाइडेड बाई 4πε0 L स्केयर। अब 4πε0 को डायरेक्ट के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था। तो अब हमारे पास कंडीशन ये बनी कि एक F फोर्स इधर इतने मैग्नीट्यूड का, एक F फोर्स इधर सेम मैग्नीट्यूड का, एक F फोर्स इधर सेम मैग्नीट्यूड का एक्ट कर रहा है। तो जब भी और इनके बीच में एंगल है, आप इनको डायरेक्ट जोड़ या घटा करके नेट फोर्स नहीं निकाल सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, आपको नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना है भाई, आपको इन सब का वेक्टर सम करना है, F1 + F2 + F3। ठीक है, इस तरीके से नेट फोर्स निकलेगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट या सिस्टम, ठीक है, या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, किसी भी दो फोर्स को हम सोल्व कर लेंगे। ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था, सब 120 डिग्री पर एक्ट कर लें। ठीक है, और F1 F2 F3 सब आपके सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस F2 और F1 को सोल्व कर लेता हूँ। दोनों फोर्स 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। जब भी दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल हो तो उनको रिजल्टेंट निकालने का तरीका है फर्स्ट वेक्टर का स्केयर, वो भी F के बराबर था,
सेकंड वेक्टर का स्केयर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल आपके पास 120 डिग्री। ये आपके पास बचा एफ स्केयर प्लस एफ स्केयर 2f स्केयर, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम था ना भाई। इधर 2f स्केयर, ठीक है, 2 इंटू एफ इंटू एफ, 2f स्केयर बन गया। कोस 120 होता है आपके पास माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा माइनस का एफ स्केयर, तो अंडर रूट 2f स्केयर माइनस का एफ स्केयर, ये आया अंडर रूट एफ स्केयर, रूट से ये कैंसिल आपके पास, तो बचा आपके पास एफ। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपके पास निकल के आया एफ के बराबर, रिजल्टेंट भी आपके पास एफ के ही बराबर आया, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर आपने वेक्टर ध्यान से पढ़े हो तो आपके पास दो फोर्सेस जितने भी एंगल पर एक्ट कर रहे हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है बिल्कुल इनके सेंटर में मिड पॉइंट पे रहता है। जैसे अगर ये 90 पे है तो वो 45 डिग्री पे रहेगा, 120 पे है तो 60 डिग्री पर रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं सोल्व हो रहा है तो आप टेंजेंट वाला रूल लगा सकते हैं। हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये मान लिया इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकल के आई है, ठीक है। सपोज करो ये ए वेक्टर से बीटा एंगल बनाना है, तो आपके पास टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता था सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर किसको बोलेंगे, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर जिस भी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ फिलहाल एंगल बना रहा है, तो ए को तो बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, और जो बी है इधर वो बनेगा सेकंड वेक्टर। तो टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला बनता है सेकंड वेक्टर इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। टेंजेंट बीटा इजिकल टू, चाहे सेकंड वेक्टर बोल लो चाहे फर्स्ट वेक्टर बोल लो, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ था, एफ साइन एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल था 120 डिग्री का, डिवाइडेड बाई फर्स्ट वेक्टर भी एफ था, सेकंड भी एफ था, प्लस सेकंड वेक्टर वो भी एफ था, इनटू में कोस 120 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ रखा है। तो आपके पास इधर से आया एफ और साइन 120 को अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप इसको 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये बनेगा आपके पास कोस 30 बनेगा आपके पास √3/2, ठीक है। ये बना √3/2 इनटू में, और ये बना आपके पास ये आपके पास टेंजेंट बीटा आपके पास बना, यहाँ पे आया था आपके पास एफ साइन 120 जो कि बन गया था √3/2 डिवाइडेड में वेक्टर ए प्लस बी इंटू कोस 120, और कोस 120 होता है माइनस का 1/2। तो ये आपके पास बचा एफ √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में f/2, 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, ये आया आपके पास 10 बीटा इजिकल टू √3, और ये आपके पास 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दो वेक्टर्स एफ आपके पास 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे थे, तो उनका रिजल्टेंट आपके पास f निकल के आया जो कि किसी भी एक वेक्टर से 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट पर। तो अल्टीमेटली हमारे पास कंडीशन क्या बनी, ये वाला वेक्टर का सोल हो गए बिल्कुल मिड में, ये इनका रिजल्टेंट आया ऐसा ऊपर की तरफ, वो भी f के बराबर। और एक फोर्स और बचा था हमारे पास, वो नीचे की तरफ लग रहा था f के बराबर। दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेज एक दूसरे से एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो जो आपके पास अब नेट रिजल्टेंट बनने वाला वो कितना बन जाएगा, f - f इजिकल टू 0। तो इस तरीके से सेंट्रोइड पर जो नेट फोर्स आपका लग रहा है वो आपके पास 0 के बराबर होएगा, ठीक है। आप इधर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इधर से आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है कि फॉर रेगुलर बॉडीज़, वे बॉडीज़ जिनकी साइड एंगल और सारे चार्जेस जो वर्टिसेस पे रखे हैं इक्वल होंगे, तो सेंट्रोइड उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर जो नेट फोर्स होगा आपके पास 0 लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन इसी तरीके का है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है, तो सारी साइडें आपके पास L के बराबर है, और वही फिर आपके पास इक्वल चार्जेस रखे हैं और एक सेंटर पर भी Q चार्ज रखा है। तो इसके सेंटर पर जो Q चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि रेगुलर बॉडी है, नेट फोर्स आपके पास 0 आने वाला है, पर आप इसको एक बार सोल्व करके देखेंगे कि आपका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई रेगुलर बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपके पास नेट फोर्स हरदम ही 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये होमवर्क करने के बाद, 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा ध्यान देना, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जो कई जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, वो यूज़ होते रहेंगे आपके पास। जैसे कैपिटल M कहीं लिखा हो तो उसका मतलब इसको पढ़ा जाता है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻+6। आपके पास स्मॉल m कहीं पे लिखा हो तो इसको पढ़ा जाता है मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, जैसे मिली सेकेंड। ठीक है, मेगा जूल, इस तरीके से। आपके पास स्मॉल k लिखा हो तो इसको पढ़ा जाता है किलो, और किलो का मतलब होता है 10⁻+3। जैसे यूट्यूब पे लाइक आते हैं तो k में लिखे रहते थे, आजकल नहीं लिखा रहता, पहले लिखा रहता था k में, जैसे 20K 30K इस तरीके से। तो k का मतलब 1000। ठीक है, जैसे आप बोलते हो किलोग्राम kg, तो k को हटा के 10⁻3 लिख दो तो 1 kg = 10⁻3 ग्राम, ये मतलब होता है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास मेगा हो गया, मिली हो गया, किलो हो गया, और एक और आपके पास माइक्रो। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, इसको म्यू पढ़ा जाता है MU म्यू, और माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6। ठीक है, तो सपोज करो आपको बोला कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज, इसका मतलब है 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है। ठीक है, जैसे आपको बोला गया 2 माइक्रो कूलम चार्ज, तो इसका मतलब है 2 × 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है। ठीक है, तो इन्होंने बोला 3 इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, आर हेल्ड फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर से इक्वल चार्जेस है मैग्नीट्यूड में, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो आपको किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकालना है। आपको साइड दे रखी है ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर। अब की बार सेंटर पे नहीं निकालना है, किसी भी एक चार्ज पे निकालना है। तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड आपके पास 5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे आपके पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, यहाँ पर भी आपके पास 2 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर भी आपके पास 2 माइक्रो कूलम है। तो किसी एक पर निकालना है, चाहे आप इस पे निकाल लो B वाले पे, चाहे आप A वाले पे निकाल लो, चाहे आप C वाले पे निकाल लो जिस पे चाहो उस पे आपके निकाल सकते हो। सारे ही एंगल आपके पास 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम C वाले पे निकालने वाले हैं, ये आपके पास C वाले पे। अभी फ़िलहाल मैं इक्वल मैग्नीट्यूड का तो Q से डिनोट कर लेता हूँ, बाद में Q की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो ध्यान दो, ये सारे ही पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये Q इस Q को रिपेल करेगा, रिपेल करना मतलब कि पुश करना, तो ये इस पर इस तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज करो उस फोर्स का नाम दिया मैंने F1। इसी तरीके से ये वाला Q भी इसको रिपेल करेगा, और ये इसको रिपेल करेगा मतलब पुश करेगा, वो किस तरफ करेगा, उस साइड। और आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री है। तो बस आपके पास एक सिंपल सा आंसर बना कि C पॉइंट पर जो चार्ज रखा है, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2 लग रहे हैं बाकी दोनों चार्जेस की वजह से, और वे दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में ना होकर एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल आपके पास बना रहे। तो बस आपका काम है F1 और F2 निकालो, और रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके 60 डिग्री के लिए उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो मेरे को F1 चाहिए। तो F1 अगर आप देखें तो फोर्स जो A ने इस वाले पे लगाया था, ठीक है, ये वाला, तो उसको लिख लेते हैं F1। फॉर्मूला क्या था, K इंटू दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में डिस्टेंस का स्केयर। तो A से C तक का डिस्टेंस तो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्केयर कर देंगे। ठीक है, अब भाई आपको K की वैल्यू भी पता है 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू भी पता है 2 माइक्रो कूलम था,
ठीक है, इसका स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर, ये सब इसमें रखेंगे तो आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप F2 निकालेंगे। F2 में भी देखो मैग्नीट्यूड वही है चार्जेस का, डिस्टेंस भी उतना ही है, तो ये भी उतना ही आने वाला है। तो F1 और F2 दोनों बराबर आएंगे क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है। तो इस चीज़ को सोल्व करके आपके पास आंसर दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाता है 14.4 न्यूटन। तो अब आपके पास कंडीशन क्या है, F1 और F2 आपके पास बराबर है और 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो आप इनका डायरेक्ट ही रिजल्टेंट निकालेंगे। दो वेक्टर जब 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट वेक्टर का स्केयर प्लस सेकंड वेक्टर का स्केयर प्लस में 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है 60 डिग्री। ये बना आपके पास 2f स्केयर प्लस 2f स्केयर और cos 60 आपके पास 1/2। तो ये आपके पास √3f बन जाएगा और f की वैल्यू आप सोल्व कर चुके हो 14.4। तो आंसर आपके पास बना √3 इंटू में 14.4। √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू में 14.4। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो फिर से वही कंसेप्ट है, दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगी, मतलब कि 30 डिग्री का एंगल बनानी होगी, चाहे F1 से बोल लो चाहे F2 से बोल लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में है और ये क्या बोलता है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्केयर। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, स्केयर है आपके पास, सारी साइड A के बराबर है और सब पर आपके पास Q चार्जेस रखे हैं स्केयर पे। तो आपको किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, आपकी बार सेंटर पर नहीं है, किसी एक साइड पर निकालना है। ठीक है, वेरी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इधर रिपेल कर रहा होगा, ये वाला इधर रिपेल कर रहा होगा, तो इनके बीच में तो 90 का एंगल बन गया। इन दोनों का 90 के लिए सोल्व कर लेना, फिर आपके पास ये वाला और ऐड कर देना उसमें। ठीक है, देख लेना, कर लेना, नहीं हो तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट वाला भी आपके पास होमवर्क में ही है। कंसीडर द चार्जेस, आपके पास चार्ज है, एक Q है, दूसरा भी Q है और एक आपके पास -Q है। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, तो आपके पास आपकी बार Q है, -Q है और Q है, तो आपको किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। आपकी बार ध्यान देना, -Q है और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव वाले पर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। जैसे सपोज करो मैं इस वाले पे निकालना चाहता हूँ, तो वो Q वाला इसको रिपेल करेगा, ये Q वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा। ठीक है, बाकी आपको कम सेम करना है, फोर्सेस की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होएगी बस। नेट फोर्स निकालना वही आपको वेक्टर सम करना है। तो ये भी आपके पास होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, इसमें आपको बोला है कि 3 चार्जेस है, एक आपके पास 20 माइक्रोकूलम का है, तीनों ही चार्जेस 20 माइक्रोकूलम के हैं। ठीक है, माइक्रोकूलम मतलब कि 10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सक्सेसिव चार्जेस बीइंग 2 मीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। आपके पास Q1 है, Q2 है, Q3 है और हर एक चार्ज एक दूसरे से 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो आपको जो राइट एंड पे जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना। तो इस तरीके से Q1, Q2, Q3 है, जो राइट मोस्ट है आपके पास Q3, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो सिंपल सा है, आपके पास इस पर फोर्स कौन कौन लगाएंगे, एक तो Q1 की वजह से लगेगा, एक Q2, दोनों तीनों ही पॉजिटिव है तो रिपल्सन के रहेंगे। Q1 भी उस तरफ फोर्स लगाएगा, F1 मान लो उसको, Q2 भी उसी तरफ फोर्स लगाएगा, F2 मान लो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनको नेट को जोड़ देंगे। तो एक बार F1 लिखना है, एक F2 लिखना है और दोनों को जोड़ना है। फोर्स लिखना हमको आता है, F1 जब लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। Q1 से यहाँ तक का डिस्टेंस बनेगा 4 मीटर, उसका स्केयर। इसी तरीके से आप F2 भी लिख सकते हो, वो इन दोनों के बीच का फोर्स था, क्या बनेगा, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। आपकी बार डिस्टेंस खाली 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास F1 और F2 लिख दिया। इनकी वैल्यू दे रखी है तो निकाल सकते हैं आप, Q की वैल्यू दे रखी है, K की पता है, डिस्टेंस पता है, तो दोनों को जोड़ो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये, इसके बाद ये भी कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास
लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके कुछ पार्ट कर दिए मैंने। आपका क्वेश्चन है, एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर वर्ड पहले यूज़ हो गया, इस पर 6 इक्वल चार्जेस इसकी वर्टिसेस पे रखे हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में तो इसके सेंटर पर एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके सेंटर पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो डेफिनेटली आपको ये होमवर्क में करना है, और वैसे भी इसका शॉर्ट में हम बता चुके हैं, जब भी रेगुलर बॉडी हो सारी साइड बराबर हो तो आपके सेंटर पर नेट फोर्स 0 आने वाला है। आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, आंसर आपका 0 आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड करते हुए हमने क्वेश्चन में क्या किया कि वही रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड ए के बराबर है, सब जगह पे चार्जेस क्यू रखे हैं, आपको फिर से सेंटर पर नेट फोर्स निकालना है। पर इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ से चार्ज गायब है, ठीक है, तो आपको नेट फोर्स इस पर निकालना है, एक वर्टिसेस पर एक चार्ज नहीं दे रखा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो फिजिक्स से देखते हैं एक बार जल्दी से। ये क्यों, आप सबको ये तो पता है कि सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस तो हमारे पास सेम रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब देखो ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा उस तरफ, ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा उस तरफ, तो उतना ही तो रिपेल वो दूसरे वाला इसको करेगा और दूसरी साइड, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसल आउट हो गए। इसी तरीके से ये वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये वाला इसको रिपेल करेगा उस तरफ, ये भी कैंसल आउट हो गए। अगर यहाँ पर भी एक क्यू चार्ज होता तो ये वाला उस तरफ रिपेल करता, ये वाला उस तरफ रिपेल करता, ये भी आपके पास कैंसल आउट हो गए और नेट फोर्स आपके पास 0 बन गया, जो कि ये वाले का आंसर है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स करना चाहो तो थोड़ा सा बड़ा होएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि वेक्टर वगैरह सब सोल्व करके दिखाना पड़े हैं। पर फिजिक्स से देखें तो आपके पास कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है आपको बिना मैथ्स का हेल्प से कि सारे ही फोर्सेस एक दूसरे से कैंसल आउट हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है आपके पास, ठीक है। तो अब इस वाले को सोल्व कैसे करें, हमने इसमें 2 मेथड है, एक तो ये वाले कैंसिल आउट हो गए, ये वाले कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कौन से, बस ये वाला और ये वाला, ठीक है, बस ये 2 ही तो बचे। अगर ये 2 बचे हैं तो बस इनके बीच का फोर्स निकाल दो। अब ये इस सेंटर वाले इस ओ पर निकालना हमको, इसकी वजह से बाकी सब का तो कैंसिल हो गया, इस क्यू का कैंसिल हो गया, इस क्यू का कैंसिल हो गया, बचा बस ये वाला फोर्स, जो जिसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा था, बस ये वाला फोर्स निकाल देंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या, के दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्केयर, और आंसर किस तरफ आएगा आपके पास, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, क्योंकि ये वाला चार्ज बचा ना बस आपके पास, तो ये इस तरफ आपके पास लेफ़्ट साइड में, ये इस तरफ आपके पास लेफ़्ट साइड में फोर्स लगाएगा। अब इसमें आपके पास जो मेन चीज़ बची है वो बची है सेंटर से किसी एक कॉर्नर का डिस्टेंस, तो हम ये सेंटर से किसी एक कॉर्नर का डिस्टेंस इसमें निकाल लेते हैं। तो जैसे आपके पास ये रेगुलर हेक्सागन था, आप सभी को पता है कि टोटल अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ऐसा मिला दूँ तो ये टोटल एंगल आपके पास 360 डिग्री का होता है, और इसको 5 पार्ट में बांटा हुआ है इधर, 1 2 3, एक सेकेंड, ये आप लोग ये चेक मत करना, इसमें मिस्टेक हो रखी है, ठीक है। इसमें जो ये एंगल है, देखो आपके पास हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, इसमें जो सेंटर वाला ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में बढ़ता है। आप सभी को बताइए पूरा एंगल 360 बनता है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 360/6, 6 पार्ट में बढ़ गया ना, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये सारे ही एंगल आपके पास 60 के हैं। मैं गलती से 72 कर दिया है, तो इस वाले पार्ट को मत देखना, मैं आप इसको सॉल्यूशन वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें आपके पास एक्चुअली में बनता क्या है, जो सेंटर से यहाँ तक का एंगल बना ये 60 डिग्री, एक्चुअली में फिर ये भी 60, ये भी 60, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन में ये सारे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं तो ये साइड तो हमको पता ही थी रेगुलर हेक्सागन की ए थी, तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सारे ही डिस्टेंस ए के बराबर रहेंगे, तो आपको डिस्टेंस की भी चिंता नहीं करनी है, इसमें डिस्टेंस ए स्क्वायर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपके पास, क्लियर है। तो इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपके पास फोर्स आ गया ना, एक बार दोबारा से देख रहे हैं इसको। इसमें क्या हुआ आपके पास, ठीक है, क्यू 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 ये था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बस इसकी वजह से इस तरफ फोर्स निकल गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये क्यू था, सेंटर पर भी एक क्यू था, तो फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास साइड के ही बराबर है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और था। वो तरीका क्या था आपके पास कि जैसे आपके पास ये रेगुलर हेक्सागन आपको दे रखा है, ये क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू, यहाँ पर आपको चार्ज निकालना, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हमको एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पर भी क्यू चार्ज होता तो सेंटर पर फोर्स 0 आना था। ठीक है, ये चीज़ तो हम देख चुके हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन की अगर सारी साइड्स पर इक्वल चार्ज रखे होंगे तो उसके सेंटर पर 0 आंसर आएगा, ये फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो कोई चार्ज दे नहीं रखा, तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्यू के बराबर कंसीडर कर लेंगे। कैसे, मैं इस वाले केस को देखो कैसे लिख सकता हूँ, एक रेगुलर हेक्सागन बनाया, ठीक है, जिसकी हर एक साइड पर क्यू चार्ज है प्लस, ठीक है, प्लस, देखो यहाँ पे अगर आपने क्यू चार्ज दिया है पर एक्चुअल कंडीशन में तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो आपको क्यू दिया है तो आपने माइनस क्यू भी देना पड़ेगा, क्यू और माइनस क्यू मिलके वापस से न्यूट्रल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको दो पार्ट में तोड़ा, जिसमें एक में इधर माइनस क्यू रखा है, एक में आपके पास प्लस क्यू रखा है। इस वाले हिस्से का तो नेट फोर्स आपके पास 0 आना है, तो अल्टीमेटली बस आपके पास क्वेश्चन ये बच जाएगा। क्वेश्चन क्या बचेगा आपके पास कि इधर एक माइनस क्यू चार्ज है, इधर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। इस साइड आएगा क्योंकि अट्रैक्ट करता है नेगेटिव वाला। कोई नहीं, आप इसको फर्स्ट मेथड से कर लेना अगर ये समझ में ना आए तो। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला समझने के लिए हमारे पास हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फिर से एक रेगुलर हेक्सागन है, अब की बार एक सारे इक्वल चार्ज तो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पर इस वाले का नेचर अलग है। तो अब इसको करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, वही वाली तरीका यूज़ करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किया है। मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता तो आंसर बीच में 0 आना था, सेंटर पर इधर फोर्स निकालना है। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता तो सेंटर पर आंसर 0 आना है, पर इधर प्लस तो नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, पर है कितना, इधर था कितना माइनस क्यू। तो अगर आपने प्लस क्यू दिया है तो कोई ऐसा चार्ज भी इधर रखना पड़ेगा कि वो दोनों जुड़ के या घट के आपका माइनस क्यू देते हो। तो अगर मैं इधर एक -2q चार्ज और कंसीडर कर लूँ तो -2q और q, ठीक है, -2q और प्लस का q मिलके तो आपका -q ही दे देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप -q को हटा के ये लिख दो तो ठीक है, क्योंकि ये बराबर तो बनते हैं -q के ही, तो इफ़ेक्ट तो वही देने वाले। तो मैंने क्या कर लिया, इस वाले क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में हमने देखो, दिखा देता हूँ इधर, मैंने इस वाले पोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट तो ऐसा बनाया जिसमें इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर क्यू है, इधर क्यू है, इधर क्यू है, सब जगह क्यू है, तो सेंटर पे उसकी वजह से तो 0 आने वाला है। दूसरा वाला पार्ट क्या बना हमारे पास, हमने इधर वाले पे -2q रख लिया और एक आपके पास सेंटर में q रख लिया। बाकी सारे तो इस वाले में ले लिए थे हमने। ठीक है, इसका आंसर तो 0 आ गया क्योंकि हर एक साइड पर इक्वल चार्ज है। बची बस आपके पास कंडीशन क्या कि इधर -2q है, इधर -2q है और इधर आपके पास q है। ए डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच का भी फोर्स हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप ये होमवर्क में चेक कर सकते हो। -2q को आपको फिर से आंसर, एक बात पता है कि अगर सारी साइड पे इक्वल चार्ज है तो नेट फोर्स सेंटर पर 0 होने वाला है, तो एक तो इधर q रखने वाले हो, टोटल आपको -2q करना है, तो दूसरा आप -3q रख लो, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2q आ जाएगा। तो q की वजह से तो सारा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो बस आपके पास इतना बच जाएगा कि इधर -2q रखा है, सेंटर में q है, इनके बीच का फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, ये होमवर्क में आप ट्राई कर लेना। जो इधर नीचे दिया है, जो मैंने सोल्व किया है, अभी इसको आप मत करना क्योंकि इधर कैलकुलेशंस मिस्टेक है। ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो वो आप फिर से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।